तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से जी के नॉलेज 25 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आधार सेंटर एग्ज़ाम के पार्ट 2 मतलब अध्याय 2 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने अध्याय 1 के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। और आज हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में, जो कि रजिस्ट्रार, पंजीकरण एजेंसियां और पंजीकरण कर्मी आदि की बारे में आज पूरा समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज आपको बता दूं कि दिसंबर के अपडेट के कारण आपका जो है सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो अब आपका सिलेबस इस प्रकार से आएगा, तो ध्यान से सुनिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 रजिस्ट्रार, पंजीकरण एजेंसियां और पंजीकरण कर्मी के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के बारे में, कि रजिस्ट्रारों की नियुक्ति है जो किस प्रकार से कैसे होती है। ऑप्शन नंबर 1 है देश भर के निवासियों के पंजीकरण और अद्यतनीकरण के लिए रजिस्ट्रारों की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि देश भर में जो भी निवासी है, पंजीकरण, अद्यतन या फिर उसका जो नामांकन करना है, वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति के द्वारा ही वह अपडेट या फिर पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें वे निकाय शामिल हो सकते हैं जो नागरिकों के साथ अपने कार्यक्रमों के आम अनुपालनों के दौरान परस्पर संवाद करते हैं। तो नियुक्ति उपरांत हर रजिस्ट्रार को एक रजिस्ट्रार कोड दिया जाएगा। नियुक्ति हो जाएगी जब किसी ऑपरेटर रजिस्ट्रार की, तो उसका रजिस्ट्रार कोड दिया जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा आ जाएगा अपना, रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य संस्थाएं आपके सामने हैं। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि किस प्रकार से रजिस्ट्रार नियुक्ति के लिए योग्य हैं। तो कौन रजिस्ट्रार बन सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इसका कि रजिस्ट्रार कौन हो सकता है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें जो रजिस्ट्रार कहलाती हैं, और केंद्रीय मंत्रालय भी रजिस्ट्रार है, और वित्तीय संस्थान भी रजिस्ट्रार बन सकता है, और बैंक वगैरह भी रजिस्ट्रार संस्थान बन सकता है, और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यह एक रजिस्ट्रार हो सकता है। अगला है राज्य और गैर उपराज्य रजिस्ट्रार क्या है। उप यूआईडीआई के रूप में काम करने वाले राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश राज्य रजिस्ट्रार हैं। तो सभी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, गैर राज्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा, रजिस्ट्रार जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि 2022 का यूआईडीआई एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें 110 क्वेश्चन आते थे, तो अब उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट आपको सुपरवाइज़र और ऑपरेटर का संयुक्त सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसलिए आपके सामने इस प्रकार का सिलेबस रखा गया है। चूँकि क्वेश्चन आंसर इसी में से आने हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से समझें। अगला है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण को अपने या उसके ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अधिकृत परिसर में तार्किक पहुंच की अनुमति देगा, और रजिस्ट्रार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में खातों, रिकॉर्डों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए समुचित सुविधाएं भी प्रदान करेगा, और उन दस्तावेज या अन्य सामग्रियों की प्रति भी उपलब्ध कराएगा जो प्राधिकरण के विचार में लेखा परीक्षा के प्रयोजन से प्रासंगिक है। अगला ऑप्शन होगा हमारा, रजिस्ट्रार पंजीकरण के दौरान एकत्रित सूचना का CIDR में सूचना अपलोड करने के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि रजिस्ट्रार पंजीकरण के दौरान जो सूचना एकत्रित होगी उसे CIDR में अपलोड करेंगे, यानी केंद्रीय जो डेटा लेखा आयोग होता है उसमें सूचना को अपलोड करना होगा, और इस किसी भी अन्य तरीके या फिर अन्य कार्य के लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे।
तो रजिस्ट्रार अपनी वेबसाइटों पर नामांकन अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें व्यक्तियों के संपर्क विवरण, नामांकन केंद्र का पता, निवासियों के लिए उपलब्ध सेवाएं शामिल हैं। तो रजिस्ट्रार अपनी जो वेबसाइट होती हैं उस पर अपना संपर्क का पूरा विवरण करेंगे। अगला है, रजिस्ट्रार सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकरण तथा अद्यतनीकरण परिचालन प्रक्रियाओं के संचालन हेतु नियोजित या नियुक्त एजेंसी और या व्यक्ति ठीक और समुचित है, अन्यथा प्रासंगिक पेशेवर प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त होने सहित इस सक्षमता पर नियुक्त होकर कार्य करने के लिए पात्र है। वही व्यक्ति पात्र होगा जो सुप्रशिक्षित होगा और सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ होगा। तो अगला है, रजिस्ट्रार पंजीकरण एजेंसियों के दौरान या द्वारा पंजीकरण कार्यों के लिए तृतीय पक्ष के साथ उप अनुबंध की अनुमति नहीं देंगे। आधार पंजीकरण और अद्यतन को समझ रहे हैं। तो रजिस्ट्रार तृतीय पक्ष में जमीन पर काम करने के लिए कार्यबल नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है, जब पंजीकरण एजेंसियां उन निकायों का विवरण देती है जिनसे यह कार्यबल लिया जाना है। अगला है, रजिस्ट्रार हमेशा अनुलग्नक ए में वर्णित आचार संहिता से आबद्ध रहेंगे। तो रजिस्ट्रार भी आचार संहिता का पालन करेंगे। अगला है, रजिस्ट्रार प्राधिकरण के द्वारा समय समय पर जारी प्रक्रियाओं और नीतियों और दिशा निर्देशों, जांच सूचियों, फॉर्मों तथा टेम्पलेटों का पालन करेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं आदि के लिए पंजीकरण एजेंसियों के द्वारा अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। तो पंजीकरण एजेंसियों का पैनलीकरण कैसे होता है? तो प्राधिकरण पैनलीकरण के खुले आग्रह यानी RFE के माध्यम से पंजीकरण एजेंसियों को पैनल में लेगा और पैनलीकरण की पात्रता, नियम, शर्तें समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। तो इच्छुक एजेंसियां RFE के लिए पात्रता और अन्य तकनीकी वित्तीय मापदंडों को पूरा कर पैनलीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं। प्राधिकरण एजेंसियों के आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। RFE की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पंजीकरण एजेंसियों को पैनल के रूप में शामिल करेगा। तो अगला टॉपिक होगा, प्राधिकरण एक एनरोलिंग एजेंसी कोड प्रदान करेगा। प्राधिकरण है जो एनरोलमेंट एजेंसी को एक एजेंसी कोड प्रदान करेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रार CIDR में एक नामांकन एजेंसी के रूप में स्वयं को ऑनबोर्ड करेंगे। तो प्राधिकरण रजिस्ट्रारों को एजेंसियों की एक समुचित स्क्रीनिंग तथा ऐसी एजेंसियों को संलग्न करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन कर अन्य एजेंसियों को पंजीकरण एजेंसियों के रूप में जोड़ने की अनुमति दे सकता है। अगला ऑप्शन, पंजीकरण कर रही एजेंसी जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। पंजीकरण कर रही एजेंसी अपने या उसके ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अधिकृत परिसर में तार्किक पहुंच की अनुमति देगी और एजेंसी या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में खातों, रिकॉर्डों, दस्तावेजों, कंप्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए समुचित सुविधाएं भी प्रदान करेंगी। उन दस्तावेजों में अन्य वस्तुओं की प्रति भी उपलब्ध कराएगा जो प्राधिकरण के विचार में लेखा परीक्षा के प्रयोजन से प्रासंगिक है। पंजीकरण कर रही एजेंसियां नामांकन के दौरान एकत्रित सूचना का CIDR में सूचना अपलोड करने के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। पंजीकरण कर रही एजेंसियां सुनिश्चित करेंगी कि पंजीकरण तथा अद्यतनीकरण परिचालन प्रक्रियाओं के संचालन हेतु नियोजित या नियुक्त एजेंसी और व्यक्ति ठीक है और समुचित है, अन्यथा प्रासंगिक पेशेवर प्रशिक्षण या अनुभव प्राप्त होने सहित इस क्षमता पर नियोजित या नियुक्त होकर कार्य करने के लिए पात्र हो सकते हैं। अगला, पंजीकरण कर रही एजेंसियां हमेशा अनुलग्नक A में वर्णित सेवा प्रदाताओं के लिए आचार संहिता से आबद्ध रहेंगी। तो पंजीकरण कर रही एजेंसियां प्राधिकरण के द्वारा समय समय पर जारी प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशा निर्देशों, जांचों, सूचियों, फॉर्म तथा टेम्पलेटों का भी पालन करेंगी। तो पंजीकरण कर्मी की योग्यता और भूमिकाएं क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या हैं?
तो आधार नामांकन एवं अद्यतन के तहत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है पर्यवेक्षक। तो पर्यवेक्षक क्या कहलाता है, या आप बोलें कि सुपरवाइज़र क्या कहलाता है। तो पर्यवेक्षक कौन है और उसकी क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, इनके बारे में अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। तो एक पर्यवेक्षक एक पंजीकरण एजेंसी द्वारा पंजीकरण केंद्रों के परिचालन और प्रबंधन के लिए नियुक्त होता है। प्रत्येक पंजीकरण केंद्र के लिए एक प्रमाणित पर्यवेक्षक होना अनिवार्य है। इस भूमिका के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना होगा। तो उसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा वर्ष का होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। तो UIDAI द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र के लिए योग्यता 10+2 या स्नातक हो सकती है। तो व्यक्ति का आधार पंजीकरण होना चाहिए, आधार संख्या उत्पन्न होनी चाहिए और उसके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। तो व्यक्ति को कंप्यूटर के उपयोग की अच्छी समझ और अनुभव होना चाहिए। स्थानीय भाषा ट्रांसलिटरेशन के साथ सहज होना चाहिए। तो व्यक्ति को प्रमाण पत्र परीक्षा देने से पहले प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार पंजीकरण अद्यतनीकरण पर संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री को पढ़ना होगा। प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक परीक्षण और प्रमाण एजेंसी से व्यक्ति को पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। नोट है, पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना उम्मीदवार को प्राधिकरण की पैनलबद्ध एजेंसियों के साथ बिना संलग्न हुए पंजीकरण अद्यतनीकरण प्रारंभ करने का पात्र नहीं बना देता है। तो EA के पर्यवेक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है, जिसको यदि मान के चलो आपको सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेंगी। तो पंजीकरण केंद्र में पर्यवेक्षक की भूमिका पंजीकरण केंद्र में रसद और अन्य आवश्यकताओं की तैनाती करना और योजना बनाना है। प्राधिकरण दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीयन केंद्रों पर पंजीकरण केंद्रों की स्थापना, पंजीकरण और अद्यतन पर्यवेक्षण करने, केंद्र में परिचालन, आधार पंजीकरण केंद्र में पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका करते समय पर्यवेक्षक निम्नलिखित सुनिश्चित करता है। साइट रेडीनेस, पंजीकरण केंद्र सेटअप, चेकलिस्ट तैयार करेगा और प्रबंध करेगा। पंजीकरण स्टेशन की स्थापना के लिए पंजीकरण एजेंसी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राधिकरण ने पंजीकरण केंद्र चेकलिस्ट प्रदान की है। पर्यवेक्षक को इस सूची का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि सभी आवश्यकताओं को केंद्र के लिए पूरा किया गया है जिसके लिए वह जिम्मेदार है। प्रत्येक पंजीकरण केंद्र में यह शुरुआत में हर सप्ताह में जो एक बार में उसे चेकलिस्ट भरना है, हस्ताक्षर करना होगा। इस चेकलिस्ट को रजिस्ट्रार प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पंजीकरण केंद्र में बाद में समीक्षा लेखा परीक्षा के लिए और उनके मनोनीत प्रदर्शन मॉनिटर एजेंसी के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। तो STQC प्रमाणित बायोमेट्रिक कैप्चर डिवाइस होना चाहिए जिसमें GPS डिवाइस और प्रिंटर सह स्कैनर जैसे सभी उपकरण के साथ आधार क्लाइंट के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप स्थापित करने के लिए सुपरवाइज़र जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करता है कि आधार रजिस्ट्रेशन अद्यतन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी उपकरण काम कर रहे हैं। इसमें सुनिश्चित करें कि नवीनतम आधार पंजीकरण क्लाइंट अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है। सुनिश्चित करें कि पंजीकरण केंद्र में या परिसर स्वच्छ है, अच्छी तरह से प्रबंधित और बिजली आग के खतरों से सुरक्षित होगा। तो सुनिश्चित करें कि नीचे दी गई बुनियादी पंजीकरण केंद्र जानकारी प्रत्येक पंजीकरण स्टेशन पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाती है जो कि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दोनों में की जाएगी। तो रजिस्ट्रार का नाम और संपर्क नंबर होगा आपके पास, वो है आपको बाहर प्रदर्शित करना होगा। पंजीकरण एजेंसी का नाम और संपर्क नंबर और पंजीकरण केंद्रों पर पर्यवेक्षक का नाम, कोड और संपर्क नंबर भी आपको प्रदर्शित करना होगा। तो पर्यवेक्षक के खिलाफ शिकायत करने के लिए वृद्धि मैट्रिक्स, पंजीकरण केंद्र के कार्य घंटे एवं छुट्टियां। तो UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 और ईमेल ID को भी प्रदर्शित करना होगा। आधार पंजीकरण अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची या सभी आधार संबंधी सेवाओं के लिए दर सूची भी आपको प्रदर्शित करनी होगी। तो पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करें
करेगा कि UIDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार IEC सामग्री को केंद्र में ठीक से प्रदर्शित किया गया है। सुनिश्चित करें कि स्टेशन सेंटर या रजिस्ट्रेशन सेंटर के ऑपरेटर अन्य कर्मचारियों के व्यवहार निवासी के प्रति विनम्र होना चाहिए, और जहां ऑपरेटर अप्रिय परिस्थितियों से बचने के लिए असंतुष्ट निवासियों से निपटने में सक्षम नहीं है, प्रभार लेते हैं। जहां वर्दी उपलब्ध कराई जाती है, सुनिश्चित करें कि पंजीकरण केंद्र पर स्टाफ वर्दी पहनते हैं, ताकि अगर निवासियों को मदद की आवश्यकता हो तो उनकी वेशभूषा के द्वारा कर्मचारियों को आसानी से पहचान सकें। रजिस्ट्रार प्राधिकरण के साथ मान्य समझौते के बिना किसी भी स्थान पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू न करें। तो बात करते हैं स्व और अन्य की ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, यानी कि ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग यानी उसको काम कैसे मिलेगा, तो उसको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों, इस आधार एग्ज़ाम की जो आपको PDF चाहिए है, तो वह आप मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो मैंने बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में इस PDF को मैंने डाला है, तो वह आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि पर्यवेक्षक को उसका कार्य कैसे मिलेगा और क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे। तो सर्वप्रथम पर्यवेक्षक को ऑनबोर्डिंग प्रपत्र एनरोलमेंट एजेंसी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा, जो बदले में प्रविष्टियों पर सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रपत्र जमा करेगी। तो आपको सबसे पहले ऑनबोर्डिंग प्रपत्र को भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसको जमा करना होगा। तो सत्यापन के बाद प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित नामांकन एजेंसी के ऑनबोर्डिंग को अनुमोदन करेंगे या अस्वीकार कर देंगे। तो ऑनबोर्डिंग अगर सही पाई जाती है तो उसको स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो अस्वीकार कर लेंगे। तो पंजीकरण एजेंसी उसके बाद आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में सुपरवाइज़र की बायोमेट्रिक्स को लेकर उसे जोड़ देगा और रजिस्ट्रेशन मशीन संचालित करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपको प्रदान कर देगा। तो पंजीकृत उपयोगकर्ता का मतलब है कि प्राधिकरण में उपयोगकर्ता का बायोमेट्रिक विवरण सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और पंजीकरण स्टेशन पर स्थानीय डेटाबेस में संग्रहित हो गया है। तो पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ऑपरेटर स्थानीय प्रमाणीकरण स्टेशनों पर भी ऑनबोर्ड हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम चलेंगे या समझेंगे कि प्रबंध केंद्र का संचालन यानी एनरोलमेंट सेंटर या आधार सेंटर का संचालन किस प्रकार से करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।